चलो शुरू करते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ साल्ट मार्च। अब मतलब क्या है, साल्ट मार्च के बारे में लिखना है। साल्ट मार्च पे जो भी थीम आएगा इस पे लिखना है, ठीक है। देखो, गांधी जी ना वार्निंग दिए थे इरविन को। इरविन एक था भारत का गवर्नर उस समय ब्रिटिशर्स की तरफ से। 11 वो डिमांड लिख के दिए थे, उसी में एक डिमांड था साल्ट कि अगर तुम हमारा डिमांड नहीं मानोगे, भारतीयों की डिमांड नहीं मानोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, साल्ट मार्च कर देंगे। मतलब नमक तोड़ के नमक बना लेंगे। तो इसमें से एक डिमांड था नमक तोड़ने वाला। अच्छा, क्यों नमक तोड़ रहे हैं अचानक से इसे? तो अब क्योंकि उस लोग का अत्याचार बढ़ रहा था, प्लस देखो नमक जैसा चीज ही हम लोग को बनाने के लिए नहीं दे रहा है। नमक जैसा चीज भी, नमक कितना इसेंशियल आइटम है। अमीर भी खाएगा नमक, गरीब भी खाएगा। तो ये सोचे कि एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं ना कि जिससे अमीर और गरीब आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। कॉमन मुद्दा, अमीर और गरीब। साल्ट मतलब बनाने नहीं दे रहा मेरे ही देश में हमको, कि कितनी शर्म की बात है। तो इसी साल्ट मार्च को करके यहाँ से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, इसी को बोलेंगे CDM, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। साल्ट मार्च पे है तो इतनी बात को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले देखो जो साल्ट मार्च है, पहले बताएंगे क्या है। तो ऑन 31 जनवरी 1930 1930 गांधी जी सेंट ए लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, वन विच वाज द डिमांड टू एबोलिश साल्ट टैक्स। गांधी जी क्या किए 1930 में, लेटर सेंड किए किसको, इरविन को, जिसमें अपने 11 डिमांड रखे थे। उसी में एक डिमांड था क्या, साल्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन वो इसका डिमांड नहीं माने, तो अब क्या करेंगे, साल्ट मार्च करेंगे। उसी को बोलते हैं डांडी मार्च भी, ठीक है ना। अब साल्ट मार्च में क्या हुआ था, ऐसे फिगर बना के लिखोगे। यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुंच गए। मार्च मतलब क्या होता है, चलना। ये साबरमती आश्रम है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट किए। अपने कितना 78 फॉलोवर 78 फॉलोवर्स के साथ 24 दिन लगा चलने में। 240 माइल्स चले और ये चलते चलते कहाँ पहुंच गए, डांडी कोस्ट। 6 अप्रैल 1930 को। इतना बेहतरीन आंसर फ्रेमिंग है ना, वाह। टीचर को देख लेगा तब खुश हो जाएगा एकदम। हम वैसा कराए भी भाई, जो लड़की लोग को पढ़ाते थे ना, हम उन लोग को सही नंबर आता था, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल है, 6 मार्च 1930 को है ना, गांधी जी जो है वायलेट कर दिए लॉ। देखो 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंच गए। इरविन नहीं ना बात माना, 12 मार्च को यहाँ से चलना स्टार्ट किए। अब क्या हुआ, 6 अप्रैल को यहाँ पे इसे करते करते पहुंच गए। अब अपने नमक बनाएंगे। समुद्र के कोस्ट पे पहुंच के, डांडी एक जगह है गुजरात में, वहां पहुंच के क्या किए, नमक बनाए। तो 6 मार्च 1930 गांधी जी वायलेट द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट लॉ फ्रॉम सी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या किए, लॉ को वायलेट किए बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बना के, किससे, सी वाटर से। दिस मार्केट द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहीं से क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। याद हुआ। अब MCQ यहाँ से क्या पूछेगा, MCQ यहाँ पर ये पूछेगा कि बताइए साल्ट मार्च कब हुआ, 31 जनवरी 1930, ठीक है। कब शुरू हुआ था साल्ट मार्च, 2 1930। कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा, 6 अप्रैल 1930। फाइनली नमक कब तोड़े, 6 अप्रैल 1930। साल्ट मार्च कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930। कितने फॉलोवर्स के साथ गए थे, 78 फॉलोवर्स। कितना दिन लगा, 24 दिन लगा। कितना माइल्स कवर किए, 240, ठीक है। और साल्ट मार्च को किससे जोड़ के देखा जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। चलिए एक बार फिर से याद करते हैं इसके फीचर्स को। क्या हुआ, ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट ए लेटर टू, किसको भेजे लेटर, लॉर्ड इरविन, एंड स्टेटिंग क्या है उस लेटर में, 11 डिमांड्स। वन ऑफ डिमांड इज साल्ट टैक्स एबोलिश। उसमें से एक डिमांड कैसी था, साल्ट टैक्स को क्या कीजिए, एबोलिश कीजिए। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वो फीचर्स लिखेंगे। ऐसे फिगर बना के ये रास्ता में गए, ये सब तो याद ही हो गया। फिर लास्ट में क्या बताएंगे, 6 मार्च 1930 फाइनली गांधी जी वायलेट लॉ को तोड़ दिए बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट से साल्ट बना के। दिस मार्केट द बिगनिंग, ये बात क्या साबित करता है, बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं से, ठीक है। याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर है एक क्वेश्चन कि देखो, एक तो साल्ट मार्च से वो आता है कि साल्ट मार्च लिखिए,
ठीक है ना, साल्ट मार्च लिख देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बदल के आ जाए कि देखो यहाँ आप पूछा हुआ है तो ये सब क्या है, सब सैंपल में क्या क्वेश्चन न दिया हुआ है भाई है, अब उसका फोटो खींच खींच के इसमें थोड़ी ना डाल देंगे हम, ठीक है ना। महात्मा गांधी, देखो इस महात्मा गांधी फाउंड इन ए साल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड बी यूनाइट स्टेट सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गुमेंट्स। व्हाई डिड द महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। मतलब साल्ट का मुद्दा लेके कैसे सिविल डिसोबीडियंस, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू की उसके बारे में कारण लिखना है, अभी बताएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कारण तो बता दिए ना सर, कल बता दिए, वो लिखना इसमें देखो एनसीएम का था, सिविल डिसोबीडियंस भी तो बता दिए। अच्छा ये देखो पहले तो यहाँ पे देखो अब बताएंगे अभी, ये साल्ट लॉ जो है ना, साल्ट को क्यों मुद्दा बना है, क्योंकि अमीर गरीब सबको इकट्ठा कर रहा था। साल्ट एज ए पावरफुल सिंबल, ये वाला लाइन याद आ जाए ना, साल्ट को क्यों चूज करे तो ये लिख दो 3 पॉइंट। क्या क्या लिखोगे इसमें, देखो यहाँ पे साल्ट को ही क्यों, तो साल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर, हाई टैक्स ऑन साल्ट बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैड ए मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। ये 3 लाइन लिख देना। साल्ट को क्यों यूज किए, कुछ और भी तो दारू का नियम तोड़ देते दारू बना के, पर वैसा दारू गरीब पी नहीं रहा, अमीर तोड़ रहा है, सब जुड़ नहीं पाएगा। इसमें आम आदमी भी जुड़ रहा है, नमक सब कोई खाता है ना। तो लिखो कि साल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय बोथ रिच एंड पुअर, हाई टैक्स ऑन साल्ट, फिर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैड मोनोपोली टू मैन्युफैक्चर ओवर साल्ट प्रोडक्शन। सो गांधी जी वॉलेटिंग लॉ ऑन 6 मार्च 1930 बाय मेकिंग ए साल्ट फ्रॉम द डैंडी कोस्ट, एंड दिस मार्केट द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो जो है क्या बोलो जरूर, पगला कितना चिल्ला रहा। हाँ चलो यहाँ देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों चालू किया, तो वही साल्ट उनका 11 में डिमांड था, वो वाला बात है। साल्ट को क्या कर रहे थे, बनाना चाह रहे थे, इसके कारण में ये लिख देना, ठीक है। कारण आए तो साल्ट वाला बात सब लिख देना, ठीक है। किस तरह से नमक तोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए। देखो जिस तरीके से एनसीएम में बहुत लोग भूमिका निभाया था, एनसीएम में 2 लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछता था कि जैसे असम प्लांटेशन अपने आप को स्वराज इंटरप्रेट कर लिया किस तरीके से, अवध किसान सभा का भी एक्टिविटी बताइए। लेकिन अब इसमें है ना, इसमें इसका पार्टिसिपेशन है जो सीडीएम का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। देखो इसमें देखो बता रहे, इसमें फार्मर किया, बिल्कुल किया। इसमें वर्कर किया, इंडस्ट्री में जो वर्कर लोग काम करता है। मर्चेंट किया, मर्चेंट लोग व्यापारी लोग भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। फिर से उसके बाद वोमेन किए, महिला की। लेकिन इस सब कोई किया, लेकिन इसमें 2 आदमी नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, एक तो स्मॉल फार्मर नहीं करेगा, एक दलित नहीं करेगा, एक मुस्लिम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कि बताइए कि जो दलित है, दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दलित लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, किस में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो देखो इसका हम कहानी बता दे रहे हैं, दलित लोग क्यों नहीं किया। जब भी ऐसा बात है ना तो इसमें 2 चीज़ लिखना है कि एक तो दलित लोग क्यों नहीं किया, इसका डिमांड क्या था, और एक चीज़ लिखेंगे हम इसी में पूना एक्ट। क्या लिखेंगे, पूना एक्ट के बारे में। देखो दलित लोग है ना अपने आप को हिंदू से अलग मान के चलते थे। अम्बेडकर वो चाहते थे कि हमको, मेरे लिए एक इलेक्शन में ना सीट रिजर्व हो जाए, रिजर्वेशन चाहता था, जबकि गांधी जी इस चीज़ को रिजर्वेशन को नहीं देना चाहते थे। फिर दलित जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता था, अलग से चुनाव हो मेरा, लेकिन वो नहीं चाहते थे, ठीक है ना। मेन मुद्दा ये नहीं पार्टिसिपेट होने का क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित वांट सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित वांट रिजर्वेशन ऑफ सीट इन सेंट्रल असेंबली, ठीक है। चलो अब हम इसका आंसर कराते हैं। तो यहाँ देखो दलित के बारे में कि वाई दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट सीडीएम। अगर ऐसा क्वेश्चन है या फिर वो तुमसे सिंपली पूछ दे पूना पैक्ट क्या है, तो दोनों का आंसर क्या लिखेंगे, दोनों एक ही है। तुम चल जाओ किसी याद करके देख रहे हो हैं, पूना पैक्ट। अब पूछ देगा क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए। द कांग्रेस इग्नोरेड द दलित, जो कांग्रेस है इग्नोर कर दिया दलित को। फियरिंग द बैकलैश फ्रॉम द, फियरिंग द बैक, जो कांग्रेस है दलित को डिमांड को क्या किया, इग्नोर कर दिया। फियरिंग द बैकलैश फ्रॉम द कंजर्वेटिव हिंदू हाई कास्ट। अरे हिंदू लोग नहीं ना चाहता, अभी भी देखता है ब्राह्मण लोग क्या करता है कि दलित लोग को नीचे देखना चाहता है ना, कहता है रिजर्वेशन खत्म करो उसका,
हाँ तो वही पहले ना ऊंचा जाति लोग का वर्चस्व था कांग्रेस में, अमीर लोगों का वर्चस्व था। अच्छा तो इस कांग्रेस को डर था कि हिंदू लोग नाराज नहीं हो जाए। दलित का डिमांड क्या चीज़ था? तो सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना सेपरेट इलेक्ट्रोड, और क्या चीज़ डिमांड था? रिजर्वेशन ऑफ सीट इन सेंट्रल असेंबली। इसी बीच में क्या होता है ना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कम्युनल अवार्ड का घोषणा करता है 1932 में। प्रपोज द सेपरेट, उतना नहीं याद आ रहा था इसी पे इतना लिख सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज सेपरेट इलेक्ट्रोड इन 1932। सेपरेट इलेक्ट्रोड का बात क्या करता है? प्रपोज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम तुमको देंगे, लेकिन उस समय कोई भी काम कांग्रेस से पूछ के होता था। अब ऐसे तो कोई कुछ कहेगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है, कांग्रेस ना हेड है, हम लोग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कांग्रेस कर तो रहा है। कांग्रेस जो कहेगा वही होगा। वो तो इसको लालच दे दिया ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हाँ कि तुमको हम देंगे। देंगे। अभी जाकर कहा कि कांग्रेस हमको तो दे रहा है, तुमको क्या दिक्कत है? तो बोला कि दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा, तुमको हिंदू के अंदर ही रहना है, देश में विभाजन वाला काम कर रहा है ये, ठीक है ना। अब इसका पूना पैक्ट के बारे में लिख दो कि गांधी जी बिगैन फास्ट ऑन टू डेट टू प्रोटेस्ट द कम्युनल अबाउट। गांधी जी क्या कि अनशन पर बैठ गए कि ये जो चीज़ नहीं होना चाहिए, अच्छा ठीक है ना। कौन? दलित को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के लिए क्या होता है कि अब मरने को हो गए थे गांधी जी। फाइनली क्या होता है, अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में। इसमें है ना बोलता है कि ठीक है तुमको, गांधी जी बोलते हैं अम्बेडकर को झुकना पड़ जाता है कि गांधी जी मर जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि हमारे सब गरियाए फिर कि तुम्हारे कारण मर गए हैं, तो कहे दलित दलित किया हुआ है बार बार। तो फिर कुछ मतलब कि फिर क्या हुआ, कुछ हुआ इसमें। देखो पूना पैक्ट में क्या होगा कि बोले कि ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रोड तो नहीं मिलेगा, तुमको रिजर्वेशन चाहिए ना सीट का, हम देंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं देंगे। तो एक बात मान लिया गया, एक बात नहीं माना नहीं गया। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर डिप्रेस्ड क्लास। सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल में यानी कि केंद्र में और राज्य के स्तर पे क्या कर दिया गया? रिजर्वेशन कर दिया गया। किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए। बट दे वेयर बी वोटेड बाय जनरल इलेक्ट्रोड, लेकिन जनरल इलेक्ट्रोड से, नॉट बाय सेपरेट इलेक्ट्रोड। जनरल इलेक्ट्रोड मतलब? जनरल इलेक्टोरेट मतलब है कि अगर कोई आदमी दलित खड़ा होता है यहाँ पे, हाँ। तो उसको हिंदू भी वोट दे सकता है, मुस्लिम भी देगा, दलित भी देगा, सिख भी देगा, ईसाई देगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब इससे खड़ा भी होगा दलित, इसको वोट भी सिर्फ कौन देगा? दलित देगा। तो बाकी सबका चूरी बन के रहेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। चलो तो इसको कैसे यहाँ पे एमसीक्यू क्या पूछेगा? अब एमसीक्यू क्यों देखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू पूछेगा कि दलित का डिमांड क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932, 1932 पूनम बत्तीसी दिखाई, पूनम बत्तीसी दिखाई पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का क्या प्रोविजन था कि पूना पैक्ट में कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? दलित के लिए। किस इलेक्टोरेट के माध्यम से? जनरल इलेक्टोरेट के माध्यम से। ठीक है। तीसरी बात है, देखो तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जो तीसरी बात यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं यहाँ पे किसके किसके बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम याद करवाते हैं कि जो कांग्रेस है कैसे लिखोगे? दलित क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, ये थीम है, या फिर पूना पैक्ट। तो बोलो कि कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द, कांग्रेस इग्नोर द दलित डिमांड बिकॉज द कांग्रेस फियर फ्रॉम द हिंदू, बैकलेस फ्रॉम द हिंदू, या फियर फ्रॉम द हिंदूज। फिर उसका लिखोगे दलित डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट। फिर उसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट लिखोगे कि ब्रिटिश प्रपोज कम्युनल अबाउट इन 1932, ठीक है ना। फिर ठीक है 1930 या सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1930 प्रपोज कर दिया। उसका पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट गांधी जी बिगन फास्ट ऑन टू डेथ टू प्रोटेस्ट द कम्युनल अबाउट, या गांधी जी प्रोटेस्ट कम्युनल अबाउट, गांधी जी बिगैन टू प्रोटेस्ट कम्युनल अबाउट द पूना पैक्ट जो साइन हुआ बिटवीन इसके बीच में 1932। प्रोविजन से याद हो ही गया, द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर दलित इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, बट दिस दलित आर वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये हो गया। देखिए एक बात, अब ये है पास कर जाएगा, कुछ लूट रहता नहीं लोगों को, हम के बारे में नहीं बोलेगी बात, हम बोल रहे हैं इससे बोल रहे हैं। लिमिट्स ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या है? तुम नॉलेज की तरह भी लोग, ठीक है। पास तो हो गई यार, पर कम हो सब तो वही से होगा।
तुम तो नॉलेज भी लो। आगे का भी ले लें। नॉट देखो लिमिट्स क्या है, सीडीएम का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या है लिमिट्स वो जो बताओ। क्या है? अब क्या है, अब देखो दलित नहीं ना पार्टिसिपेट किया नहीं। था, और ये मुस्लिम जो लीग भी small, नहीं किया हाँ, था, स्मॉल फॉरवर्ड भी। तो लिमिटेशन हुआ कि नहीं, कमियां हुआ कि नहीं। हुआ। अब इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, तो बोलोगे कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूवेड बाय द या द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। मतलब स्वराज को नहीं समझ, मतलब हर एक कोई इसके विचार से नहीं जुड़ पाया। मुस्लिम लीग एंड दलित वी आर नॉट पार्टिसिपेट इन सीडीएम। यहाँ पे यही ना इसका एक्सप्लेनेशन है इस लाइन का, नॉट ऑल ग्रुप्स वी आर पार्टिसिपेट इन सीडीएम बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वराज लाइक मुस्लिम लीग एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये तो इधर है, दूसरा चीज है। देखो कैसे बनेगा सारा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मर्चेंट का रोल पूछ रहा है, मर्चेंट किस तरीके से सपोर्ट किया या शामिल हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। पिछली बार किस में क्वेश्चन पूछा था कि दलित पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आ रहा, थीम पकड़ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो रोल ऑफ मर्चेंट के ऊपर कोई भी सवाल है सीडीएम में तो क्या लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। देखो मर्चेंट क्या क्या किया हम बता दे रहे हैं पहले। मर्चेंट ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है मर्चेंट का, जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये लोग बहुत अमीर व्यापारी थे। तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग सीडीएम में जुड़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़े। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गुड्स उस समय आ रहा था भारत में। तो इन लोगों का माल थोड़ी ना बिकेगा। ब्रिटिश का सामान सस्ता, अभी चाइना का सामान क्या यहाँ आता है तो सस्ता, तो भारतीय व्यापारी बमकता है ना। उसी समय वैसा भी होता था। तो ये लोग क्या किया, ये लोग पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। इन लोग का अपना हित था। और क्या चाहते थे कि फॉरेन गुड्स नहीं आए, इम्पोर्ट्स ना इम्पोर्ट्स हो और एक्सपोर्ट ना हो। उसके बाद ये तीन वो काम करेगा। एक तो करेगा क्या कि दो अपना संस्था बनाएगा, अपना ग्रुप बना लेगा। ग्रुप का नाम है इसका क्या, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। ये 1920 में बना है, पूछता है एग्जाम में कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस कब बना, 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय। इसका रोल अभी इसमें लिखते हैं, लेकिन बना कब था, 1920 में बना था। फिक्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927। इतना एग्जाम में नहीं भी लिखने है तो फिक्की लिख देना। फिक्की कब बना, 1927 में, ठीक है। अब चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। तो ये दोनों संस्था बना लिया अपना, ताकि अपना ग्रुप नहीं होता है कि हम लोग व्यापारी लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, अपनी बात को रखेंगे। तो क्या लिखोगे पहला लाइन में, मर्चेंट ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन सीडीएम। मर्चेंट वांटेड टू, क्यों, तो ब्रिटिश पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटी। जो ब्रिटिश पॉलिसी था इनके बिजनेस एक्टिविटी को क्या किया, कमी कर रहा था। मर्चेंट क्या चाहते थे, मर्चेंट वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। उनको सुरक्षा मिल सके जो कि इम्पोर्ट होके आ रहा है हमारे देश में फॉरेन गुड्स, उसके खिलाफ हमको क्या मिले, सुरक्षा मिले। तो मर्चेंट वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। तो फिर इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट बाय मर्चेंट, दो इंस्टीट्यूशन बना, एक तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स 1920 में, फिक्की बना 1927 में। फिर उसके क्या किया लोग, रिफ्यूज टू सेल और बाय ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स। अगर ये वाला लाइन याद नहीं हो रहा भी तो लिख सकते हो, मर्चेंट वांटेड टू रिफ्यूज। रिफ्यूज कितना बार शब्द आता है, क्या होता है, वो छोड़ देना, मना कर देना। रिफ्यूज टू सेल, ना ही सेल करेंगे फॉरेन गुड्स को, ना ही बाय करेंगे इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स जो इम्पोर्ट होके आता है बाहर से। जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, मर्चेंट है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू, क्या मर्चेंट का रोल था सिविल डिसोबीडियंस में, हाँ था। मर्चेंट कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया था, एक फिक्की 1927 में, एक 1920 में असहयोग आंदोलन के समय बना, उसका नाम है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। अब चलिए इसको याद करने का फिर से कोशिश करते हैं। पहले तो लिखेंगे कि मर्चेंट अपना रोल निभाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट कर रहा था देयर उसका बिजनेस एक्टिविटी को। फिर से तीसरा बात क्या है कि क्या किया, रिफ्यूज, ये लोग मर्चेंट क्या चाहता था, मर्चेंट वांटेड टू रिफ्यूज टू सेल एंड बाय ऑफ फॉरेन गुड्स। जो भी फॉरेन गुड्स उसको नहीं बेचना चाहता, नहीं खरीदना चाहता।
फिर इंस्टीट्यूशन मेड बाय द मर्चेंट, दो बनाया था, एक फिक्की 1927 में, फिर एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में। इतनी बार हटाया जाता है तुमको। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास, ये इंपॉर्टेंट रोल था। अब तो वो था, लेकिन मर्चेंट का रोल देख ली ना। मर्चेंट का तो रोल देख लिए, ठीक है, मर्चेंट का तो रोल देख लिए, लेकिन हम बताए थे ना कि इंडस्ट्रियल वर्कर भी इसमें भूमिका निभाए हुआ है। तब ऐसा क्वेश्चन है, मर्चेंट के ऊपर पूछ चुका हुआ है सीबीएसई में, और उसके ऊपर पूछेगा दलित के ऊपर, इसके ऊपर नहीं पूछा है। तो ये रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन सीडीएम। तो देखो आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। अब इंडस्ट्रियल वर्कर क्या था, सब जगह का इंडस्ट्रियल वर्कर सपोर्ट नहीं किया था सीडीएम को, केवल नागपुर वाला में ही ज्यादा किया था, नागपुर का वर्कर लोग। क्यों? तो इंडस्ट्रीज वाला लोग क्यों करेगा विरोध, ये जानना है कारण। तो ये लोग चाहता था वर्कर की इसका हाई वेजेज हो जाए और काम करने का जो कंडीशन है अच्छा हो जाए, कि अच्छा जगह कूड़ा कचरा पर माइनिंग उनिंग में काम करना पड़ रहा है तो हेल्थ वगैरह को ध्यान दे सरकार। लेकिन कांग्रेस इसके बात को इग्नोर करेगा, उतना ध्यान नहीं देगा। यही कारण होगा कि आगे जब फिर विरोध होगा तो उसमें वर्कर लोग का पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कांग्रेस इसका बात को भी इग्नोर क्यों देगा, तो कांग्रेस जो है बताए थे ना कि शुरू में सबके मुंह पे अच्छा बन रहा नहीं, शुरू में उसमें क्या अमीर लोगों का वर्चस्व था कांग्रेस में, और बड़े जातियों का। दलित को भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। कांग्रेस फियर फ्रॉम द हिंदू बैकलैश, so they did not accept the demand of separate electorate of Dalits। एक बार समझ जाओगे, अपने से भी लिख सकते हो थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि IW did not participate in CDM in a large number except in Nagpur region। अच्छा, बाकी सारे जगह नहीं, वो नागपुर रीजन में। हाँ, except नागपुर। IW इंडस्ट्रियल वर्कर did not participate in CDM in large number, बहुत बड़ी संख्या में नहीं हुआ। कहाँ पे? except in नागपुर। डिमांड किया हाई वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। डिमांड क्या है? हाई वेटेज और वेजेस मतलब कि मजदूरी मिले। बट कांग्रेस क्या किया? इग्नोर देयर डिमांड टू अवॉइड अपसेटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब अपसेट नहीं करना चाहता था इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो व्यापारी लोग हैं। अच्छा, उसको मालिक लोग को, ठीक है ना। कांग्रेस इग्नोर देयर डिमांड because कांग्रेस आर इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे भी लिख सकते हो। किसके फेवर में था? बड़े आदमियों के, इंडस्ट्री। ये हो गया। अब हम बताए थे कि कांग्रेस जो है, भले सीडीएम में महिला का भी भूमिका है। बता तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, हर एक पूरा छप्पा मार देते हैं। मेरा वीडियो तो कुछ से बाहर आ ही नहीं सकता है, समझ, ठीक है। रोल ऑफ वोमेन इन सीडीएम, अब इसका क्या रोल था? तो देखो महिला में है ना, देखो एनसीएम फिर सीडीएम, ऐसे ग्राफ बना के दिखाना। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे महिला का पार्टिसिपेशन क्या हो जा रहा है गांधी जी के आंदोलन में, बढ़ते जा रहा है। तो लेकिन वोमेन तो पार्टिसिपेट की। वोमेन क्या करती थी? जैसे इस आंदोलन में क्या की? प्रोटेस्ट की, मार्चेस का। फिर से उसके बाद क्या की? मैन्युफैक्चर साल्ट, नमक बनाई। याद है सरोजिनी नायडू नमक बनाई थी? अच्छा, नहीं है भूमिका उसका। फिर से मैनी को, बहुत सारे लोग को क्या भेज दिया, जेल भी तो भेज दिया गया था, बहुत सारी महिला को जेल भी भेज दिया गया। तो इतना काम की महिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस में फिर यहाँ पे दोगलापन दिखा देगा। जो कांग्रेस है हेजिटेट टू गिव द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ या प्रेजेंस ऑफ वोमेन ड्यूरिंग सीडीएम। वो तब बोला कि ठीक है कि, लेकिन वो ना देखो आज भी क्या है, महिला लोग के लिए सीट रिजर्व अभी हुआ है संसद में, पहले नहीं था, पिछले ही साल हुआ है। जबकि आज़ादी के समय से बात हो रहा है कि महिला लोग को शिक्षा में सब जगह है, तो पॉलिटिशियन में भी सीट दिया जाए, पॉलिटिक्स में भी। तो नेता लोग नहीं ना चाहता महिला लोग को आगे बढ़ाना, ज़्यादा नहीं चाहता, उसका नाम ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। वरना वो लोग आ जाएंगे तो फिर इन लोग का तो नाम भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तो इसमें यही बात लिखना है। पहला में लिखेंगे कि वोमेन पार्टिसिपेट इन ए लार्ज नंबर इन सीडीएम, बात सही है। फिर ग्राफ बना के इसे दिखा देंगे कि देखिए कि बढ़ते जा रहा है, कि वोमेन पार्टिसिपेशन रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर रोल क्या है वोमेन का सीडीएम में? तो प्रोटेस्ट मार्चेस, फिर से बहुत सारे इवेंट कहाँ भेज दिया गया महिला को? जेल। जैसे सरोजिनी नायडू को भेज दिया गया था जेल। फिर क्या किए? मैन्युफैक्चरिंग की साइड का। फिर बट कांग्रेस हेजिटेट टू गिव द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन सीडीएम।
वो उसके रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था, या कांग्रेस डिड नॉट वांट टू गिव द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सीडीएम। ठीक है, लिख लियोगे। अब ये तो हो ही गया ना, नहीं फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऑफ पीजेंट्स। अब पीजेंट्स भी है ना, बताओ, खदरी उखड़ दिए हुए हैं, पीजेंट्स भी है ना सीडीएम में। यहाँ पे हम मास्टर करके ना बैठे हुए हैं सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा किस किस तरीके से सोच सकता है ना सवाल, उस सब तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो जो पीजेंट्स है सीडीएम में ये फार्मर लोग का कैसा रोल था, अब उसके ऊपर बताओ। तो बताओ पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर। तो पीजेंट पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम बाय, पीजेंट पार्टिसिपेट किए थे सीडीएम में, कैसे, रिफ्यूजिंग टू पे लैंड रेवेन्यू, फार्मर लोग अपना लैंड रेवेन्यू नहीं देने दिया इस आंदोलन के दौरान। बॉयकट फॉरेन गुड्स, नो रेंट कैंपेन, रेंट नहीं देंगे, रेंट पे ले लेता था लैंड कुछ ही दिन के लिए, हमको दीजिए अपना जमीन, हम आपको रेंट देंगे, रेंट नहीं देता था, फसल उगा के अपने पास रख लेता था। फिर क्या किया, ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट मार्चेस, ज्वाइन कर दिया। पीजेंट्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस, पीजेंट्स का जो ट्रेड में घाटा हो रहा था, उसका माल नहीं बिक पा रहा था, सामान का दाम घट गया था, उससे क्या अफेक्टेड था। मतलब जो भी रोल लिखना है तो यही सोचते रहना है कि पीजेंट्स को क्या परेशानी हो सकती है, मर्चेंट को क्या परेशानी था, ये सोच के लिखना। बट पीजेंट्स वेर डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट एंडेड इन 1931 विदाउट रिवाइजिंग द रेवेन्यू रेट। सो व्हेन द, लेकिन देखो यहाँ फिर क्या होगा, अपने साथ तो कांग्रेस ले लिया था पीजेंट्स को, लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हो गया 1931 में सीडीएम, तो वो लोग बोला था कि हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारा जो रेवेन्यू रेट है, लगान देने का जो दर है सरकार को देते, उसमें कमी करवा देंगे, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए जब 1932 में जब दोबारा होगा ना, तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा उतना, रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा कि रिफ्यूज क्यों किया और उसके बाद इसका रोल बताइए। तो सारा में यही बात लिखना है। तो फिर से याद करा रहे हैं कि पीजेंट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट बाय क्या क्या करके, रिफ्यूजिंग टू पे लैंड रेवेन्यू, बॉयकट फॉरेन गुड्स, नो रेंट कैंपेन, ज्वाइंट प्रोटेस्ट मार्च, ऐसा ही लिखना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये तो किया, लेकिन इसके पास समस्या क्या था कि पीजेंट्स का, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट वाले में क्या बात है, उसके साथ समस्या क्या चीज था कि उसके साथ वो नहीं इम्पोर्ट रिफ्यूज किया बाय और सेल ऑफ फॉरेन गुड्स। फिर लेकिन वो क्या किया, इंस्टीट्यूशन बनाया, उससे ई लोग क्या किया, ये चीज किया। तो ई लोग का समस्या क्या था, द पीजेंट्स आर अफेक्टेड बाय द फॉलिंग रेट इन द मार्केट ऑफ फूड्स, गुड्स, ये क्रॉप्स एंड उसके बाद क्या है, फॉलिंग प्राइस हो गया, ट्रेड डिप्रेशन। अब उसके बाद फिर से जो उसके बाद क्या है, अब उसके साथ क्या होता है, फिर धोखा हो जाता है, डिसअपॉइंटेड कर देता है कांग्रेस की। बट पीजेंट्स आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द कांग्रेस एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी से, बिकॉज द कांग्रेस बिकॉज द कांग्रेस कैन नॉट रिवाइज द रेवेन्यू रेट्स, नहीं रिवाइज कर पाता है रेवेन्यू रेट्स को। इसी का जब 1931 में सो व्हेन द मूवमेंट रीस्टार्ट, जब दोबारा रीस्टार्ट हो गया मूवमेंट का 1932, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स नॉट ज्वाइन द इन दिस मूवमेंट, ठीक है। यहाँ तो हद से ज्यादा कांग्रेस दिमाग से ख्याल वो पहले ऐसे ही करता था, थोड़ा थोड़ा गलती था उसके में, लेकिन अच्छा भी था। लेकिन उसको सबको मिला, किसी का बात तो मुंह पकड़ना है, किसी को मुंह छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम एक अपने तरफ से क्वेश्चन बना दिए फिर से, एक्सप्लेन द सोशल बेस ऑफ सीडीएम, या फिर एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द सीडीएम। नहीं समझे कि जितना भी होगा उसके बारे में लिख देना है, सब के बारे में अब लिखिए। तो सब वर्कर का देखो, आप पीजेंट्स का लिखेंगे, वर्कर, मर्चेंट, हेडिंग बना के इसका 2-2 3-3 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में भी लिख देंगे उसका लिमिटेशन के, दलित और मुस्लिम नहीं हुए थे। तो देख रहा है भाई इतना करने पे तो यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं छूटता, ठीक है। ये देखो, व्हाई मुस्लिम डिड नॉट ज्वाइन सीडीएम, क्योंकि उन लोग को पूरी तरीके से पता नहीं था स्वराज का मीनिंग। और प्लस देखो वो तो है ही, जिस तरीके से दलित अपना डिमांड कर रहा था ना सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये भी कर रहा था अपना, इसको भी चाहिए था, इसके साथ भी वही कहानी होगा। तो देखो
पहले तो बताए थे एनसीएम में इन दोनों साथ मिल के रहा था, काम किया था जो कि खिलाफत लेकिन हाँ movement खिलाफत में मूवमेंट में, लेकिन फेल हो गया वो मूवमेंट। तब उसके बाद क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। क्यों, तो उसी समय अब उसके बाद क्या होगा ना, एनसीएम के बाद हिंदू महासभा बन जाएगा एक तरफ मुस्लिम लीग बन जाएगा। ये एनसीएम से पहले ही बना हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हावी हो जाएगा। हिंदू महासभा में हिंदू लोग चला जाएगा, मुस्लिम महासभा में मुस्लिम। हिंदू का महासभा का जो मेन लीडर बन जाएगा एम आर जयकर, और मुस्लिम महासभा का बन जाएगा मेन लीडर मोहम्मद जिन्ना और अली ब्रदर्स, वही अच्छा वो खिलाफत आंदोलन वाला। तो ई क्या कहेगा कि मुस्लिम लीग कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए। ई लेकिन कहेगा हिंदू महासभा खामोश, तुमको कोई सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तुमको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कहेगा मत नहीं देगा तो हमको, जो तो सीडीएम में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे यही है कि मिस्टर जयकर हिंदू महासभा का जो थे मिस्टर जयकर वाज नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज विद द मोहम्मद जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से थे, फॉर क्या चीज के लिए, फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली एंड फॉर क्या चीज के लिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये लिखो कि हिंदू महासभा का लीडर कौन था, अहमद जयकर। मुस्लिम लीग का कौन था, मोहम्मद जिन्ना। इस टाइम से क्यों आया, अब फिर से उसका, चलो इसको फिर से याद कराते हैं कि आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम लीग सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस। उसके सेपरेशन दिखा दोगे इससे फिगर बना के, हिंदू महासभा में हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप हो गया ये, और ये मुस्लिम नेशनलिस्ट का ग्रुप हो गया। इन दोनों के हेड का नाम लिख लोगे, फिर लिखोगे एम आर जयकर के बारे में क्या, खामोश। मिस्टर जयकर हिंदू महासभा वाज नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज विद द मुस्लिम लीग, मोहम्मद जिन्ना फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड या फिर एंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन सेंट्रल असेंबली। इसके साथ भी दो ही मुद्दा था, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे देखो, अब ये है लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है, और नेशनलिज्म स्पिरिट, ये शब्द आ जाए ना, नेशनलिज्म स्पिरिट, और एक शब्द दिखा रहा है, ये देखो, ये है क्वेश्चन सब, ये सब अलग अलग साल में पूछा हुआ है। इसमें तो 4 साल दिया है तुमको, 10 साल पीछे ले जाते हैं हम। यहाँ पे देखो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये शब्द जहाँ दिखाई पड़े, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, या फिर ये देखो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यहाँ भी दिखाई पड़ा, या फिर नेशनलिज्म, शेपिंग नेशनलिज्म, या फिर ऐसा दिखाई पड़े कल्चरल प्रोसेस, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, फोक, मतलब नहीं है जैसे फ्रेंच में गाना उना गा के चित्र बना के अपने देश में किस तरीके से नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना, प्रेम भक्ति, प्यार वार मोहब्बत भर रहे हो, उसके ऊपर सवाल है ना। एक तो यूरोप में भी ऐसा क्वेश्चन है, इंडिया में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे उसका बताते हैं। यही है कि बोल रहा है नेशनलिज्म स्पिरिट व्हेन द पीपल बिलोंगिंग टू बिलीव दैट, नेशनलिज्म बोल रहा है ना स्पिरिट, इंडिया वाला है, तो किस तरीके से प्रेम मोहब्बत इस सबसे अपने देश में प्रेम भक्ति भाव बढ़ेंगे, उसके बारे में लिखना है। शब्द क्या है, थीम, नेशनलिज्म शेपिंग, नेशनलिज्म स्पिरिट, या फिर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, गाना उना के माध्यम से। तो पहले 5 पॉइंट लिखेंगे, यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब सब कोई अलग अलग जो थे, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप एंड कम्युनिटीज यूनाइटली स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग यूनाइट होकर क्या किए, ब्रिटिश रूल को खिलाफ लड़े। फिर उसका लिखेंगे कल्चरल प्रोसेस, A cultural process like history, folk fair, songs, symbols that helped in the spirit of nationalism. कल्चरल प्रोसेस मतलब कल्चरल प्रोसेस में क्या क्या आता है, कल्चरल प्रोसेस जैसे कि हिस्ट्री, folk fair, folklore, song, symbols that helped in spreading nationalism. ये सब जो कल्चरल प्रोसेस है, हिस्ट्री हो गया, हमारे देश का इतिहास किसी को बता के, गाना गा के आप किस स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं क्या, नेशनलिज्म। कॉमन आइडेंटिटी मतलब ऐसा कोई चीज होगा जो हमको तुम आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो देखो द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता, जो भारत माता का एक पेंटिंग बना दिया गया, जिसे वहाँ पे जर्मनी आंटी का बनाया गया था, तो अरविंद नाथ टैगोर के द्वारा was commonly identified as a motherland या given name to a motherland, इसको माँ बना लिया गया भारत माता को।
तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सब अब क्या बोलेगा उसको, माँ भारत बोलेगा। माता। अब रोल ऑफ लीडर्स, जैसे कि नेहरू हो गया, गांधी हो गया, ये सब मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है लोगों को, देश भावना कर रहा है। भगत सिंह भी डाल हाँ, देंगे। रिवाइवल ऑफ इंडियन फोल्कवेयर, द रिवाइविंग ऑफ फोल्कवेयर थ्रू द फोक सॉन्ग लेजेंड हेल्प इन प्रमोटिंग ट्रेडिशनल कल्चर। याद कर लेना अपने से, ठीक है। वो ये एक बार अपने से भी करना, ठीक है। क्या क्या है एक बार लिखोगे, 4 पॉइंट लिखोगे। यूनाइटेड स्ट्रगल, कल्चरल प्रोसेस, कॉमन आइडेंटिटी, रोल ऑफ लीडर, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक। यूनाइटेड स्ट्रगल में लिखोगे कि सारे डिफरेंट सेक्शन का लोग सब उसे मिल के लड़ा था। कल्चरल प्रोसेस में लिखोगे जैसे हिस्ट्री हो गया, फोकवेयर हो गया, सॉन्ग हो गया, सिम्बल्स हो गया, ये सब नेशनलिज्म को फैलाने में मदद कर रहा है। कॉमन आइडेंटिटी में भारत माता का चित्र बनाकर रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हैं, वो बताते थे कि ये हमारी भारत माता हाँ, है। रोल ऑफ लीडर्स में मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। देखो कहानी सुनाना बेहद ही आसान है, लेकिन तुमको लिखना भी सिखा रहे हैं, क्वेश्चन टैकल भी करना सुना रहे हैं, ठीक है ना। साइमन कमीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो, अब शॉर्ट क्वेश्चन होगा 4 वो बस। साइमन कमीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो कैसे लिखेंगे, तो साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन क्या था ना कि वो हम लोग का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बात ऐसा था, उसके बारे में बनाने के लिए उसी के ऊपर गठन किया गया था। अब इतना डिटेल में नहीं जाओ, उतना बुक में नहीं दिया है, बस ये 2 लाइन दिया है, उसी के बारे में समझो। तो हम ही लोग का नियम वगैरह बनाने आ रहा था ये, ठीक है ना। तो हम लोग का नियम बनाएगा तो हम लोग में से तो कोई भारतीय होना चाहिए ना। इसमें 7 आदमी मेंबर था, सातों के सातों कौन था, विदेशी था, विदेशी यूरोपियन था। इसी का एक नारा लगता है, साइमन गो बैक। तो ये एक नंबर में पूछेगा, छोटा सा है, व्हाट आर साइमन कमीशन, ए ग्रुप ऑफ 7 यूरोपियन मेंबर, which made rule for the Indian people without any Indian member. A group of 7 European member which made क्या कर rule for Indian, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लिख देंगे। हाँ ठीक है, rules for Indian people without any इंडियन मेंबर, ठीक है ना, rules made for Indian people. Second point will be in this commission there is no any Indian member आर इन्वॉल्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे एमसीक्यू क्या पूछेगा कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, 7 यूरोपियन मेंबर। कितने भारतीय मेंबर थे, 0 जीरो। क्यों विरोध हो रहा था, क्योंकि सारे यूरोपियन मेंबर थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927। लेकिन भारत कब आया थी, पूछेगा 1928। भारत कब आया, हाँ यही डेट पूछेगा, भारत कब आया। गठन हो गया, मतलब इंग्लैंड में ही गठन हो गया, बन गया। अच्छा वो आया, हाँ आया कब भारत, 1928 में। अब कुछ ऐसे एक नंबर पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक लाइन का दिया हुआ बात तुम्हारे बुक में, ये सब का रोल पूछेगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, डिजाइन आवर नेशनल एंथम डिजाइन किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, वो पहली वो है ना, वो भारत माता का सबसे पहला इमेज यही बनाए थे। इसके बाद बनाएगा तुमको कौन, अरविंदोनाथ टैगोर। यही अरविंदनाथ टैगोर क्या करेंगे, मेड भारत माता पेंटिंग ड्यूरिंग 1905। कल्चरल प्रोसेस में था ना ये, इसका भी लिख सकते हो। इन सभी का भी नाम कल्चरल प्रोसेस में लिख सकते हो, आंसर नहीं याद है कि किस तरीके से सब पेंटिंग बना के कोई कर रहा है, कोई नेशनल एंथम से कर रहा है। और बंकिम चटर्जी कौन सा बुक लिखे, बुक पूछता है तो वंदे मातरम। कौन बुक लिखे थे, वंदे मातरम। पूरे चैप्टर में 2 बुक है, पूछेगा हिंद स्वराज किसका बुक था, गांधी जी का। ये 1909 में लिखे थे हिंद स्वराज गांधी जी। अच्छा। इसी बुक में बताए थे असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट। अब पूछेगा वंदे मातरम कौन लिखा है बुक, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कौन लिखा है, बंकिम चंद्र। तो दोनों के बारे में एक पॉइंट याद हो गया ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सारा मूवमेंट पढ़ लिए हैं, एक सेकेंड। व्हाट इज पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन क्या चीज़ था, तो देखो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन एक रिजोल्यूशन है, मतलब कसम टाइप का है। आज से हम लोग कसम खाते हैं कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को हर साल अब से क्या बनाएंगे, अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मतलब आज भी वो सही मानता है 26 जनवरी, वही कसम खाने वाला चीज़ है। अच्छा। पहले इंडियन लोग क्या करता था कि धीरे धीरे अपने मांग को बढ़ाना शुरू किया था। डायरेक्ट थोड़ी बोला था कि हमको पूरे आज़ादी चाहिए। पहले धीरे धीरे आज़ादी मिलने का मांग, डोमिनियन स्टेटस क्या क्या है वो सब भी छोड़ो, तुम उतना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा वो सब कंपटीशन का। धीरे धीरे मांगने आज़ादी शुरू किया, बस इतना याद रखो। तो क्या करेंगे, पीएस मतलब पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इज ए डेक्लेरेशन। क्या है, डेक्लेरेशन है ना, पासड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 फॉर इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बोला था आज से भारत को अब क्या डिमांड है,
1929 अब जब भी में डिमांड रखेंगे ब्रिटिशर के सामने क्या रखेंगे? पूरा फ्रीडम चाहिए। पूरा फ्रीडम चाहिए, ठीक है। जैसे अभी 8 में रहती तो किसी की बुक में है यहीं से फ्रीडम मांगने का स्टार्ट। डुअल ये द्वैध शासन मतलब कि डुअल पॉलिसी। डुअल पॉलिसी मतलब कि तुम भी थोड़ा सा शासन करो, हम भी। लेकिन अब क्या करा, तुम कुछ नहीं शासन करो, सिर्फ हम करेंगे, मेरा देश है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि पीएस रिजोल्यूशन इज ए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया पासेड बाय, किसके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया था? इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा इन 1929 में फॉर इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फॉर इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ से हमसे क्यों आएगा, कब इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात कहा गया, किस रिजोल्यूशन में? पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1929 में पास हुआ। पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? पूरा फ्रीडम, कंप्लीट इंडियाज इंडिपेंडेंस। अभी हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, इसी को बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। इसके ऊपर भी 1-2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो क्या है पैक्ट? मतलब क्या होता है? समझौता। दो आदमी के बीच में समझौता रहा, गांधी और इरविन के बीच में। गांधी क्या है? भारतीय, इरविन क्या है? विदेशी। तो क्यों विदेशी से क्यों समझौता कर रहे हैं? तो देखो, विदेशी से इसका समझौता कर रहे हैं गांधी जी कि उनको भी अपना बात मनवाना था। तो कुछ बात है ना, इरविन कहता आप कुछ बात मेरा मान लीजिए, हम कुछ बात आपका मान लेते हैं। गांधी जी कहे कि कैदी लोग को छोड़ दीजिए। छोड़ दिया क्या? इस देखो आ जाता है कि गांधी जी को बुरा क्यों माना जाता है, इसी कारण। इसी बात में वो गांधी जी लिखना ये भूल गए थे कि भगत सिंह को फांसी से छुड़वा दीजिए। लेकिन बोले थे कि हम लिखे नहीं थे, लेकिन हम ये बात कहे थे इरविन को। अब कहे थे, इसका प्रूफ है कि नहीं है, इसे कंट्रोवर्सी है ये सब, ठीक है ना। यही इसका जड़ है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये हुआ, बोला था कि हम लिख के दिए थे, लेकिन वो माना नहीं था, ठीक है ना। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था ये। तो बोला उसके इरविन भी तो कहेगा मेरा बात क्या है। तो बोला कि देखिए, इंग्लैंड में मीटिंग होने वाला, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, वो आप ही लोग के लिए होने वाला है। तो 3 वो मीटिंग हुआ था। पहले मीटिंग में गांधी जी गए नहीं किए, गांधी जी मेन लीडर थे। ये नहीं जाएंगे, इंडिया के लिए ही हो रहा है, तो क्या फायदा उसे मीटिंग का। तो किसी तरीके से इंग्लैंड से फोन आया इरविन को, तुम जाओ किसी तरीके से मनाओ गांधी जी को। तो इसको कुछ लालच दिए गांधी जी को। तब इरविन और उसका एक तो मान गए गांधी जी, ठीक है हम जाएंगे। फिर उसके बाद बोला इरविन एक काम और करना पड़ेगा आपको, आप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे इसको भी खत्म कीजिए आप, आंदोलन। तो इसको भी खत्म करना पड़ा। तब देखो समझ में आएगा। ये कब हुआ? 5 मार्च 1931। ये साइन कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ। पैक्ट साइनेड बिटवीन महात्मा गांधी एंड इरविन, ठीक है ना। ये रीजन क्या था? रीजन फॉर पैक्ट साइन द पार्टिसिपेट कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल इन इंग्लैंड और टू इंड अप सीडीएम, टू इंड अप सीडीएम। अब यहाँ देखो, अब ये पूरा हम लोग पढ़ लिए थे ना। एक तरफ एनसीएम पर, एक तरफ सीडीएम पूछे। एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एनसीएम और सीडीएम के बीच में डिफरेंस करके बताइए, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन। हम बता देते हैं अभी। देखो लिखना कि एनसीएम कब हुआ, स्टार्ट 1920 अगस्त को, ये 1930 में। ये भी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट, ये भी गांधी जी के द्वारा। इसका रीजन क्या चीज़ था? जलियांवाला बाग, खिलाफत इशू, रॉलेट एक्ट। इसका क्या रीजन है? मोनोपोली ऑन साल्ट मैन्युफैक्चर। और इसका पार्टिसिपेशन कौन किए? तो ये सब किए। हाँ। इसका कौन किया था? सब क्या पता है तुमको? बस इसमें क्या किया था? दलित और फार्मर और मुस्लिम ने किया। ये एक्टिविटी क्या क्या हुआ इसमें? तो बॉयकॉट किए थे, फॉरेन गुड्स एंड टाइटल्स ऑनर्स, ये सब दिस दैट। पिकेटिंग एट लिकर शॉप। इसमें क्या एक्टिविटी क्या है? वॉलेटिंग लॉ। इसमें वॉलेटिंग लॉ था नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉलेट करेंगे लॉ को बाय मेकिंग अ साल्ट मार्च, बाय मेकिंग में साल्ट। इंडअप कैसे होगा? ये चौरी चौरा कांड से। ये मूवमेंट कैसे इंडअप होगा बताओ? अभी पढ़े होता। सीडीएम कैसे खत्म हुआ? इनसे इरविन हाँ, गांधी इरविन पैक्ट। तुमको इतना बार रिवीजन कराया जाता है एक ही चीज को, ये अपने आप में हर वक्त टेस्ट चल रहा है इसमें। एक चैप्टर 3 दिन चलता है, तो पहला तो एक दिन में पूरा बता दिया जाता है, उसके बाद क्या हो, घूमते रहता है वही क्वेश्चन सब। अब यहाँ पे देखते हैं, ये लास्ट है। दे दिए थे ना, एक नंबर है। हाँ, तो वो डेट से ही डेट बस इतना जितना। चलो ये देखो बहुत बढ़िया। चलिए ये देखो, हु इंट्रोड्यूस वंदे मातरम फ्लैग। अब यहाँ पे है ना, पूछता है कि एक बुक में दिया हुआ है ये फ्लैग, वंदे मातरम फ्लैग। वंदे मातरम फ्लैग कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो बोलना 1906 में हुआ था। सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा, ये लोग इंट्रोड्यूस किया था। सुभाष चंद्र बोस नहीं, एक बार दिया हुआ था ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। देखने से लग रहा है सुभाष चंद्र बोस नहीं, सचिंद्र प्रसाद बोस है। एक सुकुमार मित्र।
यही दोनों मिल के बनाया था ये Flag. वंदे मातरम फ्लैग। वंदे मातरम चरखा वाला फ्लैग बोले तो गांधी जी, वंदे मातरम फ्लैग बोले तो सुभाष चंद्र बोल रहे हैं, सुमित्र मित्रा, सुकुमार मित्रा, और सचिन प्रसाद बोस। प्रसाद एमसीक्यू में आएगा। फिर पूछेगा कि वंदे मातरम जो फ्लैग है कब अपनाया गया था? 1906 में, 1906 में। स्वराज आंदोलन के समय, के समय। स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम फ्लैग में कै वो कमल शो करता है? 8। उस समय 8 वो राज्य था भारत में। अभी कितना 28 है? 28 है 29 है। उस समय 8 वो राज्य था ना, तो इससे 8 वो कमल बना दिया गया था। इससे 8 क्वेश्चन, अब भले इससे ज़्यादा क्वेश्चन ई फ्लैग से कुछ नहीं आएगा। ये तो नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बुक में, जैसे जान दो जनरल नॉलेज के लिए। द नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। हमको भी नहीं पता था। मतलब आज ये क्वेश्चन देखे तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि अपना ये और कुछ क्वेश्चन मिल जाते, ये मिले एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये अपने मेरे नॉलेज के लिए। तुम्हारे 10th में नहीं ये क्वेश्चन। पिंगाली वेंकैया। अब देखो, हु लॉन्चेड खिलाफत मूवमेंट सॉकेटली? व्हाट इज क्या? साइमन कमीशन लिख दोगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इतना, ये लिख दोगे। पूना पैक्ट क्या चीज़ था? वाई वाज साइनेड, तो लिख दोगे। वो सेपरेट इलेक्टोरल रिजर्वेशन ऑफ सीट, ये डिज दैट। फिर हु डिजाइनेड द स्वराज फ्लैग? स्वराज फ्लैग को कौन डिजाइन किया था? स्वराज फ्लैग कहाँ से आ गया? गांधी जी। चरखा वाला भी वही किए थे, और गांधी जी। स्वराज वाला ये वंदे मातरम फ्लैग दूसरा कोई किया हुआ, सचिन प्रसाद बोस और सुकुमारी मित्र। ये वाला क्वेश्चन पूछा है वह सीबीएसई में, वंदे मातरम वाला नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर हम करवा दिए। किस तरीके से दोनों डिफरेंस है? तो क्या मेरे पास ये नहीं है, लेकिन क्या हम इसका वैल्यू करते हैं? नहीं। अब यहाँ देखो, अब उसके बाद ये देखो, बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिजनेस कम्युनिटी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड द कम्युनिटी, ये इसके बारे में पूछ रहा है। मर्चेंट क्लास का रोल देखो कई बार पूछा, अलग अलग तरीके से घुमा के, ठीक है। हाँ, ये तो ऐसे ही पता चल गया, पकड़ना रहता है उसमें कि क्या है। और ये हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस और नेशनलिज्म को शेप कैसे दिया जा रहा है? ये साइमन कमीशन के ऊपर कई बार पूछा हुआ है, सब बता दिए। ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं अपने डेट की ओर। तब समझ रहे, इससे चप्पा छाड़ मार दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, पहला डेट याद रखना है, गांधी जी कब है भारत? 1915। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। खेरा सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद 1918 में। ये दोनों हुआ 1917 में। ये क्या हुआ? 1918 में हुआ था। बस इतना दूर को एक साथ, फिर इतना दूर को एक साथ याद करेंगे। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। पूरा याद रखो, 6 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पहले सत्याग्रह होगा, तब उसके बाद क्या होगा? रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। उसका जालियांवाला बाग में हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद पूछे कि खिलाफत कमेटी कब बना था? तो 13 मार्च 1919 को बना था, बॉम्बे में। 13 मार्च 1919 को। और यहाँ देखो एनसीएम के बारे में बहुत टिपिकल सवाल यहाँ पे। दो डेट, कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस को कोई भी आंदोलन चलाना है ना गांधी जी को, तो पहले कांग्रेस से अनुमति लेना पड़ता था। तो गांधी जी 2 मूवमेंट हुआ एनसीएम के लिए, है ना। 2 अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सेशन। एक सितंबर 1920 में कलकत्ता में। ध्यान से देखो, दिसंबर 1920 में नागपुर में। तो पूछेगा कि एनसीएम का, इस सब एमसीक्यू पूछेगा। एनसीएम के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जी किस कांग्रेस के सेशन में प्रपोज रखे, मतलब कि प्रस्ताव रखे होना चाहिए। अभी एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, प्रपोज रखे, ऐसे शब्द है प्रपोज्ड। कब प्रपोज आएगा? तो वो ये सितंबर 1920 कलकत्ता वाला सेशन। एक्सेप्ट कब हो गया उनका प्रपोजल? दिसंबर 1920। कोई लड़की को प्रपोज मारता तो उस समय एक्सेप्ट थोड़ी करती, कुछ दिन बाद करती, वही वाली बात है। और ये कब हुआ? दिसंबर 1920 को नागपुर में। तो देखो यहाँ पे हम कैसे याद कराए भाई, ट्रिक से बच्चा भूल जाता है। एनसीएम को कैसे लिखते हैं? NCM मतलब NC, तो CN उल्टा कर दो। पहले कलकत्ता वाले प्रपोज हुआ, फिर उसके बाद नागपुर वाले में। कलकत्ता का डेट क्या है? सितंबर 1920। और उसके बाद क्या है? अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, नवंबर में शिव का बर्थडे, दिसंबर में कांग्रेस का एक्सेप्ट हो जाता है ऐसे। उसके बाद क्या है? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। देखो सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछे तो कब? 1920। लेकिन नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों ज्वाइंट कब हो गया था? जनवरी 1921। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जनवरी 1921।
अवध किसान सभा अक्टूबर 1920। अवध किसान सभा कौन बनाया था? बाबा रामचंद्र और नेहरू। अवध किसान सभा अक्टूबर 1920। एनसीएम के दौरान था ना इसका रोल। 1920 तो याद ही है तुमको डेट। अवध किसान सभा अक्टूबर ही याद कर दो इसमें। इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट, जिसमें दिस एक्ट इसके अंदर जो टी गार्डन से इन दिस एक्ट लेबर कैन नॉट लीव द वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। तो इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट जो था असम बना में, वो कब आया था? 1857 के 2 साल बाद। 1859। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। उसके बाद बंद हो गया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था? 1929। बस इसका डेट याद रखना है तुमको। साइमन कमीशन 1928। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1929। 1929। अब वही तो 1929 में घोषणा किया कि अब से कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब उसी बात को क्या क्या अगले साल से हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंस बनाएंगे। अगले साल क्या करते हैं गांधी जी? सीडीएम स्टार्ट कर देते हैं। फिर गांधी जी 11 डिमांड कब रखे थे? 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930। डांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ। 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 में पहुंच गए। नहीं, डांडी पहुंच गए थे, साल्ट बना दिए थे। गांधी रिबन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1930। 1930 नहीं, 5 मार्च 1931। 30 में मूवमेंट की है। तो मूवमेंट को बंद कराना था इरविन, तो एक उसी साल होगा। तो 5 मार्च 1931। इसे जोड़ के पढ़ो। सीडीएम कब हुआ? 1930। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट 1900 में हुआ था। वो पूना पैक्ट कब होगा बताओ? इतना दिमाग से लगा लो कि पूना पैक्ट कहाँ पे पढ़े थे? सीडीएम में पढ़े थे। सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसके बाद गांधी जी कहाँ चले गए थे? उसका चाल देख के जेल में चले गए थे। इसका मतलब 1930 के बाद वाला डेट है। अब लेते 1932 में पूना 32 ही दिखाते, तो 1932। फिर ये 2 फिक्की कब बना था? 1927। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे करके। और उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 एनसीएम के समय। वो जो कौन बनाया था? मर्चेंट लॉ का रोल था। इंडस्ट्रियल है। अब इसमें हम फिर से रैपिड फायर में पूछते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कि ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब हुआ? 1921 में हुआ। जनवरी 1921। पूरा बोलो। फिर से उसके बाद फिक्की कब बना? 1927। फेडरेशन ऑफ चैम्बर इंडियन वाला। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस कब बना था? एनसीएम के समय 1920। फिर ये बताओ कि गांधी रिबन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1932। अरे पूर्णा स्वराज, पूना नहीं बोला जा रहा। 1929। उसके बाद ना एक साल बाद वो चलाएंगे पूना पैक्ट 1932। चलिए, जय माता दी। यहाँ पूरा चैप्टर क्या होता है? ये वाला समाप्त होता है। इतना बड़ा चैप्टर खत्म। जय माता दी। अब आपको हम सीबीएसई का पीछे साल का पूछे चप्पा चप्पा फाड़ के